जनाब हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपने बिसात के मुताबिक जो है शोर शराबा भी किया, उन्होंने कहते हैं मसौदे की कॉपीज़ भी फाड़ी, उन्होंने बॉयकॉट भी किया, लेकिन इन तमाम के बावजूद जो है वो हुकूमत की या हुकूमती बेंचेस को जो है 27वीं तरमीम को सेनेट में मंजूर करवाने से ना रोक सके। लेकिन हुकूमत को ये कहते हैं ना कि बिल जो है मंजूर करवाने के लिए दो हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की फदारियों को तब्दील करवाना पड़ा। एक तो तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबड़ो साहब हैं और एक दूसरे जमीयत उलमा इस्लाम के अहमद खान साहब। यूँ हुकूमत जो है ऐवान बाला में एक मरतबा फिर जो है एक मुतनाज़ा कानून जो है पास करवाने में कामयाब हो गई। अब रह गई कौमी असम्बली की बात, तो हमें पता है कि जो कौमी असम्बली में जो एक बड़ा कंफर्टेबल किस्म की जो है 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत को हासिल है और उम्मीद ये की जा रही है कि वहाँ से भी पानी की तरह जो है इस बिल को जो है मंजूर करवा लिया जाएगा। लेकिन हुकूमत ने बिल्कुल यकीनन अपना हदफ हासिल किया है, लेकिन जो असल हदफ है कि जी पाकिस्तान में इसके बाद क्या सियासी इस्तेहकाम आएगा या नहीं आएगा, क्या पाकिस्तान में जो महाजराई का जो सियासत है उसका खात्मा होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ी बुनियादी किस्म के सवालात हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि तनकीद बड़े ज़ोर शोर से जारी है कि 27वीं तरमीम ने जो है हमारी आला अदलिया को जो है बिल्कुल हलाल कर दिया है, उसको एग्जीक्यूटिव का ज़ेर दस्त बना दिया है। वहाँ पे जो है एक जो कॉन्सेप्ट होता है आला अदलिया का कि जी वो खुद मुख्तार होगी, वो आज़ाद होगी, किसी के दबाव में नहीं होगी, उस तस्वुर को मजरू कर दिया गया है। क्या वाकई ऐसा है? इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हम चलते हैं अपने पहले मेहमान की जानिब। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम अली ज़फ़र साहब, मारूफ कानूनदा हैं और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब अपना कीमती वक्त देने का। अली ज़फ़र साहब, बड़ा आप लोगों ने शोर मचाया, मसवदे की कॉपियाँ फाड़ी, बाइकआउट किया, हासिल जमा क्या रहा आज का? जी देखें, ये तो एक्सपेक्टेड था कि वो आईनी तरमीम में नंबर्स ले आएंगे, लेकिन आज सुबह जब ये इजलास शुरू हुआ तो लग ये रहा था कि उनके पास नंबर्स नहीं हैं। अच्छा। और जब ये 12 बजे, 12 साढ़े 12, तो ये और भी हमें इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई कि इनके पास नंबर्स नहीं हैं। ठीक है। लेकिन जब ये मीटिंग शुरू हुई 3:30 बजे के बाद, तो दो जो सेनेटर्स थे, इन्होंने उनको एक हमारा सेनेटर और एक जेयूआई का सेनेटर, उनको तोड़ के उन्होंने उनके थ्रू वोट करा के अपने नंबर पूरे किए, क्योंकि उनके पास 62 नंबर्स थे, 62 वोट्स थे। दो उनको चाहिए थे, 64 से 2/3 मेजॉरिटी बनती है, तो दो वोट्स वो जेयूआई का से एक और एक पीटीआई से ले आए हिज़्ब थे। इख्तिलाफ ने कुर्बानी दी, मंजूर करवाने में आप लोगों का भी हाथ हो गया। जी, मैं कह रहा हूँ कुर्बानी आप ही लोगों ने दी, मंजूर करवाने में आप लोगों का भी हाथ हो गया ना, आपका एक सेनेटर चला गया। जी, जी। मैं इसको दूसरी तरह देखता हूँ। हम्म। मैं ऐसा देखता हूँ कि हमारे एक आईनी तरमीम करने के लिए भी उनको हमारे वोट्स तोड़ने पड़े। वो किस तरह तोड़े, पैसे से या प्रेशर से, वो नहीं पता, लेकिन ज़रूर ये जो वोट तोड़ने वाली रवायत है वो उनको कायम करनी पड़ी एक आईनी तरमीम के लिए भी। तो जिस आईनी तरमीम का बेसिस ही ये हो कि आपने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के वोट्स तोड़ के तो आपने उसकी तरमीम कामयाब की हो, तो उस आईनी तरमीम का तो वैसे ही मतलब आपको आपका कहने उसको बुनियाद जो है वो टेढ़ी। अच्छा, ये मुझे समझाइए कि इस तरमीम से आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्ज़ करें कि ये जो सुप्रीम जुडिशल जो आप लोगों की वो कायम हो गई है, बेंच की जगह जो है अब अदालत आ गई है, कोर्ट आ गई है, एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा इसका? ज़रा ये तो जो आप लोग इतना एहतजाज कर रहे हैं, ये समझाइए हमें। जी देखें, जब हम बात करते हैं अदलिया की आज़ादी की, तो ये एक शख्स का नहीं है, ये पूरी कौम का मसला बन जाता है। तो इसको आप ये तो नहीं कह सकते कि आम शहरी को क्या इम्पैक्ट होता है, डायरेक्ट फायदा या नुकसान, लेकिन एक एज अ कौम, एज अ कलेक्टिव कौम बड़ा नुकसान होता है अगर आपका जुडिशरी आज़ाद ना हो। इसका मतलब ये है कि आपके जो, मेरे और आपके जो हकूक हैं, वो हमें फिर एक आज़ाद अदलिया के ज़रिए नहीं हासिल हो सकते। कल को आपके ऊपर कोई मुश्किल आती है, हुकूमत आपकी प्रॉपर्टी ले जाती है, छीन लेती है, और आप अदालतों में जाते हैं, तो आपको चाहिए होगा कि, और आपकी ख्वाहिश होगी कि एक आज़ाद अदलिया जो कि हुकूमत के प्रेशर में ना आए, वो हुकूमत के खिलाफ फैसला कर सके और आपकी जो जायदाद है नहीं, वो वापस ये ले समझाइए सके। ना कि ये एक अदलिया जो जगह है अभी कैसे अंडर प्रेशर आ रही है, क्या हुआ क्या है? मतलब एक आम जो जिसको कानून से नाबलद है जो शख्स, उसको समझाएंगे क्या फ़र्क पड़ा कि अदलिया कैसे जो है ज़ेर दस्त हो गई हुकूमत के, बकौल आपके जो आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
वो इस तरह हो गई कि जी। आपने एक अदालत बनाई। हम्म। अब अदालत तो एक बिल्डिंग होती है, उसमें आपने जज बिठाने होते हैं। तो हम्म। सवाल ये पैदा होगा कि वो जज कौन से हैं हम्म। जिनको आप बिल्डिंग में बिठाएंगे जो अदालत चलाएंगे। अगर वो जज वो हैं जो कि हुकूमत अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से, अपने मनपसंद जजेस लगाएंगे तो फिर वो आज़ाद नहीं रहेंगे। इस आईनी तरमीम के तहत ये जो नया कोर्ट बन रहा है, इसमें प्रेसिडेंट साहब फैसला करेंगे कि कितने जजेस होने चाहिए, और अच्छा। उसके बाद हुकूमत फैसला करेगी जेसीपी के थ्रू कि कौन से जजेस जो हैं वो उस अदालत में लिए जाएं जो रिटायर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से। तो एक तरह से जो पहला आईनी कोर्ट बनेगा वो उन जजेस से बनेगा। चांसेस हैं, ये तो नहीं कह सकते कि बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन चांसेस हैं कि वो ऐसा बनेगा जो कि उनके मनपसंद जजों पे बेस्ड हो। तो इसलिए फिर उसकी आज़ादी नहीं रहेगी, और वहां फिर पब्लिक का इफेक्ट होता है, पब्लिक का इंटरेस्ट आता अच्छा, है, ये और बताइए वहां कि फिर आम शहरी की ट्रांसफर जिंदगी एंड को पोस्टिंग का असर भी कोई होगा। मसला है असर कि लाभ सदर होगा। का इख्तियार होगा और हाई कोर्ट के जजेस को लगाने में, ट्रांसफर पोस्टिंग में, उसका क्या वो है? आ, ये तो जिस तरह थानेदार का हम कहते हैं ना कि भाई थानेदार बेचारा इसलिए सुनता है सियासतदान की बात कि उसको उनके रहमो करम पर होता है, तो क्या यहाँ पर भी वैसे ही होने जा रहे हैं? जी, जो ट्रांसफर की प्रोविजन है ये तो बहुत खतरनाक प्रोविजन है हम्म। इस आर्टिकल, इस आईनी तरमीम में। वो ये हम्म। कहती है कि आप किसी भी जज को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और अदालत में। यानी एक हाई कोर्ट का जज है, उसको आप लाहौर से कोयटा, और कोयटा के जज को लाहौर से आप मुल्तान भेज सकते हैं। और ये जो ट्रांसफर है, ये एक तरह से एक तलवार होगी जो लटकी रहेगी किसी भी हाई कोर्ट हम्म। जज और सुप्रीम कोर्ट जज के ऊपर। अगर वो नहीं मानते, अगर वो दुरुस्त काम नहीं करते, हुकूमत को पसंद नहीं है, हम्म। तो हुकूमत एक सजा के तौर पे भी उनको भेज सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। और अगर वो ट्रांसफर ऑर्डर नहीं मानते तो उनको हटाया भी जा सकता है जजशिप दुरुस्त। से। तो ये अच्छा। एक बहुत बड़ी बात है कि आपका हर शख्स जो है वो यही चाहेगा कि मेरी ट्रांसफर पोस्टिंग ना हो। मैं अगर लाहौर में काम कर रहा हूँ तो मैं लाहौर में ही रहूँ, अगर मेरा फैमिली कोयटा में है तो मैं कोयटा में ही रहूँ। तो ये जो ट्रांसफर वाला एक ताकत ले ली है हुकूमत ने, हाँ। ये एक बहुत डेंजरस ताकत है। पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन अदालतों ने फिर कहा था कि ये बात दुरुस्त नहीं और ये नहीं हो सकता। जियाउल हक भी नहीं कर सका था, और मुशर्रफ साहब भी नहीं कर सके थे, हालांकि वो डिक्टेटर्स चले, थे शहबाज जो शरीफ कुछ इस साहब ने तरह की कर दिया। चीजें। शहबाज शरीफ, अच्छा ये मुझे बताइए कि मैं राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे, हमने सुना उनको गुफ्तगू करते हुए कि भाई पहले आईनी बेंच थी, अब आईनी अदालत हो गई, क्या फ़र्क पड़ता है? दूसरा जो है, एक और वजीर से मेरी बात हुई आज, उनका कहना था कि जी बात तो फैसला तो जुडिशल कमीशन करेगा, और वहाँ पर जो है अब हम 2 जजेस आ जाएंगे तो हमारी अक्सरियत नहीं रहेगी। इस पर कुछ अगर अपना रद्दमल दे सकें आप। कि देखें, जहां तक राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि आईनी बेंच था और आईनी कोर्ट बन गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बात ये थी कि पहले बात तो 26वीं तरमीम के तहत आईनी बेंच भी नहीं बनना चाहिए था, लेकिन कम से कम आईनी बेंच उसी सुप्रीम कोर्ट के का हिस्सा है और उसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे बेस्ड है जो कि सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो इसलिए उसको आप एक लेसर इवल कह सकते थे। लेकिन जब आपकी नई आईनी कोर्ट बनी तो सवाल इसमें ये नहीं है कि बेंच से कोर्ट क्यों बन गया, वो तो एक अलग सवाल है। सवाल ये है कि उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी। अब दूसरे जो आपने बताया कि वो उसका जवाब ये दे रहे हैं कि अपॉइंटमेंट तो जेसीपी करेगी, जो कमीशन है वो जिला। करेगी, तो हाँ। ये उनकी अपॉइंटमेंट तो आज़ाद होगी। ये बात उनका कहना कि आज़ाद होगी अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंट होगी, ये दुरुस्त है कि जेसीपी करेगी, लेकिन जेसीपी को कौन कंट्रोल करता है? जेसीपी में जो तादाद है वो हुकूमत और उनकी जो बार्स हैं उनकी तादाद इस वक्त नहीं, वो कह रहे ज्यादा हैं है, भाई और कल को वो हमारी मर्जी की बेशक। बार का सदर नहीं आया तो मतलब क्या फ़र्क पड़ता है? अब मतलब है वो हमारे मुखालिफ आ गया। मैंने पूछा था उनसे, मैं कहा जी आप कंट्रोल कर रहे हैं? कहा जी ज़रूरी तो नहीं कि हम कंट्रोल कर रहे हो जी। फिलहाल ये पोजीशन है। फिलहाल ये पोजीशन है। फिलहाल जो बार्स हाँ। उनके कंट्रोल में थी और हाँ। हैं, तो वो उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं वो हुकूमत का ही रिप्रेजेंटेटिव है। और जो हुकूमत के नंबर्स अगर आप उस तरह काउंट करें कि अटर्नी जनरल भी हैं,
मिनिस्टर भी हैं, हाँ। एक जो एक टेक्नोक्रेट है वो भी स्पीकर ने करनी होते हैं, दो उनके तो वहां पे डोमिनेट कर रहे हैं एमएनई किस्सा एक मुख्तसर। एमएनए। अच्छा, दो बड़े अहम सवाल और रह गए मैं से पहले कि इस सेगमेंट को कंक्लूड करूं। एक तो ये कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो 243 की जो तरमीम हुई है, जिसका बिल्कुल खालिस्तन ताल्लुक जो है हमारे दिफाई मामलात से है, उसको सियासतज़दा कर रहे हैं। चाहूँगा इस पर आप जरा अपना रद्द अमल दें। ये देखिए 243 अभी सामने आया है। 243 के अंदर बेसिकली जो कमांड का स्ट्रक्चर है वो तब्दील किया गया है। कोई रीजनिंग नहीं दी गई कि उसको क्यों तब्दील किया गया है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई, ना किसी गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन किया है कि उसकी क्या वजूहात हैं। हमारे ख्याल से हमने तो ये एज अ पैकेज टोटली रद्द किया है। इस पैकेज को अगर एक एक शिक उठा के देखते तो शायद हम बात करते उन पे। तो आपके लेकिन बकौल इस इन्होंने पे तो सही एक मुबाहिसा नहीं हो सका। मेरी जो बात हुई मतलब है गवर्नमेंट के सोर्सेज से, उन्होंने कहा जी जंग के असलूब बदल गए। आज की जंग जो बर सगीर में लड़ी गई अभी ऑपरेशन सिंदूर के ज़माने में, कि बड़ा शॉर्ट लिव्ड जंग होगी, इंटेंस होगी, सरहदों से शुरू नहीं होगी, उसमें लॉइटरिंग एम्यूनेशन होगा, उसके अंदर ड्रोन होंगे। तो अब जंग के तकाजे बदल गए, तो रिवायती जंग नहीं तो उसका कमांड स्ट्रक्चर भी बदलना चाहिए। तो वो तो हम जैसे सहाफ़ियों को कह रहे हैं, तो आपको तो पता ही होगा ये सब बातें। देखिए, अगर ये हाँ। ऐसी कोई बात थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे है, वो तो आम कावर कानून के जरिए भी हो सकती थी। इसमें इतनी जल्दी आइंदी तरमीम की क्या जरूरत थी दुरुस्त। और हाँ। ये जल्दबाजी क्यों थी? हाँ। हमें तो ये पूरा मशकूक इसलिए लगती है कि इसमें इतनी अर्जेंसी थी कि हुकूमत ने अपने उनके एक सेनेटर की तबीयत खराब है, उनका भी इंतजार नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल इसको बुलडोज करके दो सेनेटर्स हमारी उजलत मुख्तलिफ में जो है। ऑपोजिशन पार्टी से लीग को उन्होंने करा दिया। तो ये क्या इसमें अगर आप खुद मुझे जवाब शायद दे सकें कि जल्दी क्या थी, मैं अपने आप से सवाल पूछता हाँ, हूँ। ये एक सवाल है कि कि उजलत में क्यों किया, बहस मुबाहिसा होना चाहिए था। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आगे का क्या लाहेमल होगा। आप लोग ज़ाहिर है कि अददी एतबार से कौमी असम्बली में भी ज़ाहिर है कि हुकूमत को एक डिसाइसिव जो है मेजॉरिटी हासिल है और 26वीं तरमीम वाली मजबूरियाँ भी नहीं हैं। तो अब आप आगे क्या करेंगे? पार्लियामेंट में क्या करेंगे, पार्लियामेंट से बाहर क्या करेंगे, क्या हिकमत अमली होगी हिज़्ब इख्तिलाफ की? पार्लियामेंट में तो देखें, हमने अपना रोल अदा करते रहना है। और पार्लियामेंट में हम जितना भी डिबेट कर सकते हैं, लोगों को आगाह कर सकते हैं, हम करते रहेंगे। हम कमिटीज में नहीं हैं अब, तो वो हमारी वो फोर्स तो नहीं रही जो कमेटी में होती है। लेकिन हम कम से कम अभी तक पार्लियामेंट में तो हैं और पार्लियामेंट में हम डिबेट कर सकते हैं। हमने आप देखें कि जो डिबेट्स की, शायद उसकी वजह से वो जो पहली कुछ अमेंडमेंट्स, जो पहला ड्राफ्ट था, उसमें शायद मजीद कुछ अमेंडमेंट्स अच्छा, उन्होंने की हैं। वो कह तो रहे तो थे पार्लियामेंट आज तो छोड़ने का इरादा नहीं आप करेंगे। लोगों का? पार्लियामेंट तो छोड़ने का इरादा नहीं? बाद लोग आपको इंडिकेट करते हैं कि जी अगला मरहला यही हो सकता है। पार्लियामेंट जोड़ने का कोई इरादा नहीं जी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हिज़्ब इख्तिलाफ के इल्ज़ाम है कि उजलत में बहुत ज़्यादा इसको सियासी तरमीम को जो है पास किया गया। यहाँ पर एक हम मुख्तसर वक्फ़ा लेते हैं, जब दोबारा आएंगे इसी मौजू को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। और 27वीं तरमीम का जो है उसके ऊपर शोर मचा हुआ है, सेनेट में आज पास हो गई है और इस पर इख्तिलाफ और बहुत सारे कानूनी माहिरीन जो हैं इस पर बड़े शाकी हैं। एक तो इल्ज़ाम ये है कि जी बड़ा उजलत में इसको पास किया गया। फिर दूसरा एक बहुत बड़ा जो तनकीद हो रही है वो ये कि क्या हमारी सुप्रीम जुडिशरी को जो है मातहत कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव के मातहत कर दिया गया, इसका क्या इससे फ़ायदा या नुकसान होगा पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ को। इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रियासत अली आज़ाद साहब, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, बहुत शुक्रिया जनाब। और हमें जूम पे ज्वाइन कर रहे हैं इख्तियार वली साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। मैं अपने दोनों शुरुका को खुशामदीद कहता हूँ। इजाज़त से आपकी इख्तियार वली साहब से हम सवाल करते हैं। इख्तियार साहब, आखिर इतनी उजलत क्या थी? और ये जो इल्ज़ाम है कि आला अदलिया को आप लोगों ने ज़ेर दस्ती नहीं किया बल्कि हलाल कर दिया, उनके लिए तो जगह ही नहीं बची कि वो एक इंडिपेंडेंट जो कॉन्सेप्ट है कि जी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको जो है मातहत नहीं होना चाहिए, उसको बाइख्तियार होना चाहिए, उस पूरे फ़लसफ़े को जो है उसकी नफ़ी कर दिया आप लोगों ने जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर जिया साहब, बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, कोई जो है इस तरह की बात नहीं है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के ताबे बना दिया गया है। मैं तो इसको सिंपल एक देखें,
आप जब भी कोई आइन, कोई दस्तूर बनाएंगे, कोई कानून बनाएंगे, कोई तरमीम करेंगे ना, तो अपोजिशन का एक मखसूस एक जमा होता है। उन्होंने अगर वो बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजाएंगे तो उन्होंने क्या करना, क्या है वो उसके अलावा उनके पास रास्ता क्या बचता है? अब मुझे ये बताइए कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इतना इख्तियार रखती है कि वो एक जज के तकर्रुर कर सकती है, जज को अपॉइंट कर सकती है, तो अगर उसके ट्रांसफर का इख्तियार एक जज को चला गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं। अगर एग्जेक्टिव और जैसे मजिस्ट्रेसी निज़ाम बहाल किया जा रहा है, तो उसमें अगर लोकल जो आपके मसाइल हैं वो उस वहां पर देखे जाएं जहां पर ये जिलों में, तहसीलों में छोटे मोटे रोजमर्रा के मसाइल होते हैं, उसको अगर आप कर लें वहीं पे हल, तो इसमें कबाहत क्या है? आप आ जाए ऊपर की सतह पर, सुप्रीम कोर्ट की सतह पर, जहां पर 10% आपके टोटल आईनी पिटिशंस होते हैं, लेकिन वो आपका 50% से ज्यादा वक्त खा जाते हैं। तो अगर उसके लिए अलग एक अदालत जो है, जिसकी प्रपोजल 2006 से बनी हुई है कि एक आईनी अदालत होनी चाहिए, वहां पर आईनी अदालतें अलग हो जाए, तो बेहतर नहीं है? हमने तो देखा है कि जो जो सारे इख्तियारात जब जुडिशरी के पास चले गए तो उसकी वही हालत हो गई थी जो जिस तरह इमरान खान साहब कभी तशरीह किया करते थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, आज़ादी इजहार राय की, और वो बेहंगम और लिमिटलेस जो इख्तियारात पावर्स थे, उसमें फिर सो मोटो को हमने देखा कि सो मोटो जो था वो सोटो मोटो ही बन गया था, वो सोटा ही था, चला रहे थे। और उसके सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप को हुआ, फायदा उसका अवाम को रत्ती बराबर भी नहीं पहुंचा। सो आई एम क्लियर कि जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से अगर आपका निजाम अदलिया मौसर होता है, बेहतर होता है, तो व्हाट इज सो बैड अबाउट इट? चलिए, मैं आपने बहुत सारे नुकात आपने उठा दिए इख्तियार साहब। मैं चाहूंगा कि हमारे जो आजाद साहब हैं, ये एक बात जी, आजाद भाई के पास आप जरूर जाइए, वो तो वैसे भी आजाद ही हैं, कि पार्लियामेंट का वाहिद काम जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज लेजिस्लेशन। अगर लेजिस्लेशन नहीं करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स नहीं लाएगी, तो फिर उसका बुनियादी मामला, काम लेकिन क्या? वो कहते हैं कि जी आइन की रूह के मुताबिक हो। चलें आगे बात करते हैं। मैं चाहूंगा कि आज़ाद साहब आज़ादी के साथ जो है इज़हार ख्याल करें इस मौजू पे। सारी गुफ्तगू सुन ली तो मैं सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो COD की बात की है, ये 2007 की बात कर रहे हैं, तो क्या उसके अंदर सिर्फ ये एक कॉन्स्टिट्यूशन कोड का जिक्र था? इसी COD के मुतलका कंसर्न पॉलिटिकल लीडर का स्टेटमेंट था कि ये कोई कुरान और हदीस नहीं होता। और क्या जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की थी, उस वक्त तो जुडिशल कमीशन जो था उसकी अपॉइंटमेंट जजेस का तरीकाकार डिफरेंट था। जब 26वीं तरमीम आई तो आपने तो वो जुडिशल कमीशन को चेंज कर दिया, वो बिल्कुल ताबे कर दिया एग्जेक्टिव के, जिसके अंदर मेजॉरिटी एग्जेक्टिव की है। तो ये क्या उस COD के अंदर ये भी प्रोवाइडेड था कि जुडिशल कमीशन भी इस नौइयत का होगा? फिर दूसरी बात, अब आपने जो ये 27वीं तरमीम की, हम तो 26वीं को भी अपोज करते रहे और ये हमारा फैसला दुरुस्त साबित हुआ कि आज आपने 27वीं से 26वीं को तब्दील कर दिया कि ये गलत थी। हम उस वक्त भी कहते रहे कि ये गलत है। जो आर्टिकल 201 है उसके तहत ये लिखा हुआ है कि जो भी हाई कोर्ट का फैसला होगा वो नीचे लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होगा। अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाई है, उसके अंदर जो आर्टिकल 189 था आइन के अंदर दिया गया कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट बाकी तमाम कोर्ट्स पे बाइंडिंग है, अब वो आपने लेके कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट को आपने रिडेंडेंट कर दिया है। 184(3) की जुरिस्डिक्शन जो सुओ मोटो वाली है वो खत्म कर दी आपने। 185 जो एपलेट जुरिस्डिक्शन है, 186 जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, जिस जुरिस्डिक्शन के तहत जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का रेफरेंस डिसाइड हुआ है, ये भी आपने वहां दे दिया है। रिव्यू जुरिस्डिक्शन भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास बचा क्या है? फिर उस आइन के अंदर लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ना, ये पैरामाउंट कंसीडरेशन होगी। अब आपने जब जजेस को विदाउट द कंसेंट ऑफ दी कंसर्न जज आपने जुडिशल कमीशन को अख्तियार दे दिया, तो जुडिशल कमीशन में तो भाई हुकूमत की मेजॉरिटी है,
वहां पे सारे वोट जितने भी है, जब वो मेजॉरिटी है तो एग्जीक्यूटिव डोमिनेट कर रही है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां है? जो जज अपनी नौकरी का दिफा नहीं कर सकता, जो मेंटली अपने आप को सिक्योर नहीं फील करेगा, वो मेरिट पे फैसला करेगा? जब आप उसको कहेंगे कि ये फैसला आपका गलत है, आपका जुडिशियल कमीशन ट्रांसफर कर देगा सिब्बी, वो नौकरी करेगा या वो जजी करेगा? हर हाई कोर्ट की अपनी एंटिटी है, हर जज जो आता है हाई कोर्ट के अंदर वो अपनी हाई कोर्ट के लिए आता है, इसलिए वो उसको ज्वाइन करता है। वकील बड़े आजाद मंश होते हैं, वो शायद नौकरी पेशा मेंटली ना हो, वो एक लेवल आता है जिसके ऊपर वकालत करके वो उनको ये ऑफर की जाती है कि जी आप जज करें, मुल्क के लिए को डिलीवर करें। आपने उसको अगर नौकर बनाना है तो वो जज तो ना रहा, वो इंडिपेंडेंस तो ना रही। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि जी आपने एग्जेक्टिव को इंतजाम अदलिया से अलग करना है, अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग करना है। ये 1996 सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में होल्ड कर दिया गया। अब आपने इंतजामिया के ताबे कर दिया, फिर कहते हैं अदलिया आजाद है। कहां अदलिया आजाद है? सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार ही नहीं रहा, वो रिडंडेंट हो गया। आप कह रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पास सारे अख्तियार आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने, तो कहां आजाद अदलिया है? इस मुल्क के अंदर, किसी भी दुनिया के अंदर अगर आप आमिर भाई देखें, किसी मुल्क ने, कौम ने तरक्की की तो आजाद अदलिया के बायस की है। बड़े बड़े जरूरी होता है, मईशत चलाने के लिए भी आपको आजाद अदलिया की जरूरत होती है, लोगों का सरमायाकारी वहां पर होता है। जब लॉलेसनेस को बाय वर्च्यू ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी आप उसको कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी मईशत ऑटोमेटिकली, जब मुल्क के अंदर अमन होगा, सुकून होगा, तो वो कब होगा? जब आजाद अदलिया, कानून की हुक्मरानी कब होगी? जब अदलिया आजाद होगी। अच्छा, अब मैं इख्तियार वली साहब, ये आपने इनका जोश व जज्बे के साथ इन्होंने जो है तनकीद की है बड़ी, और ये मेरे ख्याल में वाहिद कानूनदान नहीं है। मैं भी कल पढ़ रहा था, बहुत बड़ा नाम मखदूम अली खान साहब का, उन्होंने लिखा, ओबिचरी लिख दी। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट का तो डिमाइस हो गया, इंतकाल हो गया, ख़त्म हो गई। उन्होंने उसकी ओबिचरी बड़ी अच्छी छपी उसकी। तो ये जो एक आप देख रहे हैं कि कानून के जो हमारे कहते हैं बड़े बड़े नाम हैं माहिर कानून, उनमें इतनी ज़्यादा इसके ऊपर रिजर्वेशन हैं, इतनी ज़्यादा परेशानी है, क्या कहेंगे? सर मैं माजरत के साथ, मखदूम अली खान साहब जो भी कहते हैं, एक तो ये वीवरशिप का फेमस होने का बड़ा चक्कर है। हर बंदा कहता है कि मैं तबसरे में रहूं, हालांकि ये जो काम है बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे बैठे हैं वही आवाम के सामने जवाबदेह होते हैं। उसमें आपकी जमात होती है, आपके लॉयर्स भी हैं, बैरिस्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं। वो एक पूरे मुल्क का पूरा नुमाइंदा एक फोरम है, वहां पर चीजें डिसाइड होती है। तो वहां भी कोई अल्ले तल्ले नहीं बैठे हुए कि हम पार्लियामेंट को एक साइड पे रखें और हम मखदूम अली खान के तजजिए को जो है तो उस पर तबसरे करने शुरू कर दें। उनसे बेहतर वकला और बैरिस्टर और कानूनदान वहां पर बैठे हैं। मैं एक बात आपको बताऊं कि जिस आजाद अदलिया के गुण मेरा भाई रियासत अली आजाद गा रहा है, ये वही अदलिया है ना जिसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर तैयार किया था। ये वही है ना जिसने एलएफओ को प्रोटेक्शन दी थी, जिसने प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर को प्रोटेक्शन दी थी। ये वही अदलिया है ना जो इंडिपेंडेंट आप जिसको कहते हैं, जिसने एक आर्मी चीफ को वर्दी में बैठने और कानून में तरमीम करने का इख्तियार दिया था। ये वही इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ना जिसने हर मार्शल लॉ को मुझे खता कलामी करने थे। बिल्कुल आपने जो मिसालें दी बिल्कुल हैं, हमारी तारीख की मिसालें, लेकिन साथ साथ मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारी पार्लियामेंट ने भी बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें की हैं कि उस पर बड़ा लोग उस पर शर्मिंदा होते हैं। वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट जो एक ऑर्डर पास करती है उस पर अमल दरामद नहीं होता। आप जो है गोल पोस्ट बदल देते हैं, कानून बदल देते हैं, आइन बदल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि मतलब है किसी को दबाना है और कुछ शख्सी मफादात को पूरा करना है। तो ये भी तनकीद हुई है। मेरे ख्याल में निजाम को नहीं, मेरे ख्याल में आमिर साहब निजाम को मौसर बनाने की जरूरत है। हाँ, दबाने की बात अगर आप पार्लियामेंट की बात करते हैं तो मुझे ये बताइए, रियासत अली आजाद साहब से भी मेरा यही सवाल है, जो ये 4 साल हमें साकिब निसार दबाता रहा, 5 साल 5-5.5 साल, वो क्या था? ये जो उमर अता बंदियाल साहब हमें दबा रहे थे, व्हाट वाज दैट? जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो हमें दबा रहा था, व्हाट वाज दैट? हम तो विक्टिमाइज हुए हैं उस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, जिस तरह आज आप जिसके आप गीत गा रहे हैं, आप हमें उसके तराने सुना रहे हैं। हम तो उस भट्टी से गुजर कर आए हैं, भट्टी से गुजर कर आए। आजाद साहब बताएं भाई, इतना ये जो शिकायत है जी कि खराबी कहाँ पर है? हमने खराबियों को ठीक करना है।
क्योंकि रियासत अली आजाद ने नहीं भुगतना, मखदूम अली खान साहब ने नहीं भुगतना, भुगतना फिर हमने होता है, भुगतना फिर अच्छा चले, अब पाकिस्तान मैं चाहूंगा पीपल्स पार्टी आपने बड़ा बड़ा अहम नुक्ता भुगतना उठाया फिर आजाद साहब, ये भुगतना होता है, भुगतना भट्टी से फिर गुजर इस कर आए ये मुल्क की लोग। पार्लियामेंट को हाँ, और सियासतदान को होता है, बिकॉज सियासतदान जवाबदेह होता है हर जगह पर। मुझे बताइए, आपकी जुडिशरी किसके आगे जवाबदेह है, बताइए। अब तो आप और लोगों के जुडिशरी का तो अब तो आपके आगे हो गई नहीं, अब तो आपके आगे हो गई जवाब दे जी जी आजाद सबसे साहब। पहले तो मैं ये इससे आज कर दूं पहले अख्तियार हाँ, वली साहब, इससे मैं पहले ये नहीं कि इससे जिन पहले जजेस वो के किसके आपने आगे नाम जवाब लिए मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूं। अगर कोई गलत है तो मैं भी उसको गलत कहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। मैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कायल हूं। मैं ये बात कर रहा हूं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। जिया के दौर में जो So जुडिशरी we थी, are उन्होंने moving जुल्फकार towards, अली, एक we are मिनट, moving. जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को फांसी दी, हमने तो उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया। हमने जस्टिस मुनीर को कभी अप्रिशिएट नहीं किया। हमने काजी फैज ईसा को कभी अप्रिशिएट नहीं किया। याह्या अफरीदी को कभी अप्रिशिएट नहीं किया। आप उमर अता बंदयाल की बात कर रहे हैं, तो जब उन्होंने आपके हक में फैसला दिया, आपने कहा था, आपकी उस्मा वो क्या थी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा यह हक और सच की फतह है। जब उन्होंने रात को शेड्यूल दे दिया था कि जी पार्लियामेंट का इजलास फलान टाइम पे होगा, वही उमर अता बंदयाल है जिसको आप बुरा भी करें। आपके हक में आए तो वो ठीक है, ना आए तो वो गलत है। अब अगली बात पे आ जाए, आपने कहा कि हमने फेस करना है, हम फेस करते हैं रोज। हम सुप्रीम कोर्ट में जजों के पास पेश होते हैं, जो मैनेजर और मनूवर जज होता है उसके सामने जो वकील पेश होता है उसकी क्या तकलीफ होती है। आपने तो सदियों में आपके पास कोई, या सालों के बाद आपके ऊपर केस बनेगा, तो हम तो रोज लोगों के केस लेके जाते हैं। हमें तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो जिया के दौर में जुडिशरी थी उसको ना आप अप्रिशिएट कर रहे हैं ना हम कर रहे हैं, और आज आप वही जुडिशरी जो जिया के दौर में थी, आज आप वैसी जुडिशरी लाना चाहते हैं। आपने कहा जी पार्लियामेंट का काम है, डोमेन है, लेजिस्लेशन करना, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसके अंदर यह डोमेन है कि सिर्फ आइन को अमेंड करना है। आपने कितनी लेजिस्लेशन, कितने बिल पास किए हैं जो फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी जनरल पब्लिक है? मुझे एक बिल उठा के बताएं जिसके अंदर आपने ये आप रोज रात को सोते हैं, सुबह आपको या रात को एक ख्वाब आता है, सुबह आप आइन को अमेंड कर देते हैं। ये तो आपका डोमेन नहीं है ना। एक भुट्टो शहीद का इख्तियार साहब, मैं एक सवाल और कर लूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा दोनों के इकट्ठा। ये जो उन्होंने बात की कि प्रो पीपल लेजिस्लेशन हमें नजर नहीं आ रही है। जब हुकूमत में आए, शहबाज शरीफ साहब को दौरे अव्वल था, तो जो नैब के कवानीन में तब्दीलियाँ हुई वो भी कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए थी। अब 27वीं तरमीम के पैकेज में जो हमें बताया गया बिलावल भुट्टो साहब की, उससे ट्वीट से मैं पता चला, उसमें 140 का भी तस्करा था, उसको उस पर बात ही नहीं हुई, उसको हटा दिया गया। वो प्रो पीपल एक चीज़ थी कि जी हमारी जो है 3rd ईयर ऑफ डेमोक्रेसी मजबूत हो। बलूचिस्तान ये कहता रहा, अपील करता रहा कि जी हमारी सीटें बढ़ा दें, वो भी नहीं हुआ। तो जो काम अवाम के करने के होते हैं वो आप लोग करते नहीं हैं, और जहाँ पे मतलब है कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा होता है वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ हो जाता है फ़ौरन उजलत में। जी देखिए आमिर साहब, मुझे ये बताइए कि हमने कोई सारी उम्र हुकूमत में रहना है? सदा बादशाही तो एक अल्लाह की है, सदा जो है तो बादशाह वही मेरा रब रहेगा, बाकी इधर तो हम सब तो मेहमान अदाकार हैं। अपने आप को कोई कितनी इम्यूनिटी दे देगा, कितनी अपने ये इस तरह ना सोचे। जो बड़े लीडर्स होते हैं उनकी कौमी सोच होती है, वो बड़ी सोच रखते हैं। ये जो पार्लियामेंट, ये जो आइन है, आज जिस आइन को लेकर हम बात कर रहे हैं, ये आइन किसने बनाया था? ये हम ही ने बनाया था, सियासतदानों ने बनाया था, पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया था, इसी पार्लियामेंट ने बनाया था। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो अदलिया है, वो इस आइन की सिर्फ तशरीह कर सकती है, लेकिन इतना डोमिनेंट हो जाना कि आप पार्लियामेंट को भी बोलें कि आपके पास नहीं, बाज़-औक़ात तारीख में ऐसे मरहले आते हैं कि पार्लियामेंट जो है ना, वो बाज़-औक़ात जो आइन की रूह है, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अगेंस्ट कुछ कर रही होती है। और बाज़-औक़ात हमारे जैसे ममालिक में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि, और फिर वहाँ पे अदलिया आके रोकती है कि जी आप ये बुनियादी चीज़ को, फ़लसफ़े को आप नहीं छू सकते, ये शख्सी आज़ादियाँ हैं, इंसानी हकूक़ हैं, ये फला चीज़ है। बिल्कुल नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। देखिए, कभी भी नहीं कर सकती, और उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इस पार्लियामेंट में जो इसके सरबराह होते हैं, कभी वो मुल्क दुश्मन लोग हो नहीं सकते हैं कि वो इतनी बड़ी तादाद लेकर आ जाएं और वो मुल्क दुश्मनी पर उतर जाए। वो इस्लाम के खिलाफ, वो शरीयत के खिलाफ, वो जमहूर के खिलाफ, पाकिस्तान के दस्तूर के खिलाफ इस तरह की कोई वो करे, कानून साजी करे, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन
एक बात मैं आपको बताऊं कि आप जितनी भी अच्छी, जितनी भी बेहतर, जितनी भी खूबसूरत आप कानून साजी करेंगे, आप इकदामात उठाएंगे, अपोजिशन का काम है बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते रहना। वो बैकग्राउंड में अपनी अच्छा ये मौसीकी अच्छा सर, बजाते ये रहेंगे, बात उन्होंने इसमें खिलाफ तनकीद की नहीं करनी है। है। मैं अगर मुझे आप कहते हैं ना जान के मान पाऊँ तो अर्ज करूँ कि पब्लिक परसेप्शन जो है वो कहते हैं मैन ऑन द स्ट्रीट, एक आम पाकिस्तानी, वो भी मतलब इन चीज़ों से उसकी समझ में नहीं आ रहा कि उसके मसले कुछ और हैं और आप लोगों के मसाइल कुछ और हैं। मतलब हम चाहते हैं कोई मतलब सड़क बन जाए, कोई प्रो पीपल जो है लेजिस्लेशन हो जाए, वो होती नहीं है। मतलब आज़ादी इजहार जो है वो कर्व कर दी जाती है, लोग मुश्किल में होते हैं, पीका जैसा कानून आ जाता है। तो सवालिया निशान तो बहुत सारे हैं वली साहब। मैं आप कहूँगा क्विक जवाब दें तो फिर मैं जाऊँ आज़ाद साहब के पास। जी सर, पब्लिक परसेप्शन की अगर बात करें तो हम पब्लिक नुमाइंदे हैं। हमारे नेशनल असेंबली में मेंबरान बैठे हैं, हम्म हमारे सेनेट में मेंबरान बैठे हैं, आज से नहीं बैठे, बड़े लंबे अरसे से बैठे हैं। वो सारे हाँ पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन सबके अपने अपने हलके हैं, अपने अपने हुजरे हैं, डेरे हैं, वहां पर वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब किसी एक दो बंदे की या कुछ लोगों की या एक मखसूस सियासी जमात या एक मखसूस सोच, वो तो अपोजिशन हर दौर में होती है और वो करते रहेंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लेट मी अश्योर द पब्लिक एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, द नेशन ऑफ पाकिस्तान, आमिर साहब, लेट मी अश्योर यू, मैं आपको भी और रियासत अली आजाद भाई को भी, कि हम इस तरह का कुछ नहीं करेंगे कि जिसका फायदा सिर्फ हमारी जात को चले। पहुंचे। अच्छा अभी हम इन्होंने एक समझेंगे तो वादा कि किया जो इन्होंने, दस्तूर है, आप लोग क्या करेंगे? जो जमहूर आपकी जो है, जो बाहर से पार्लियामेंट वकला है। बरादरी क्या करेगी? मैं इससे पहले एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा कि मुझे बता दें इख्तियार वली साहब, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, एक सवाल का मुझे जवाब दे दें कि आपने 26वीं तरमीम की, आपने अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, आपने अब 27वीं से 26वीं को रिप्लेस किया, अब आपने एक अदालत के ऊपर एक अदालत लगा दी। क्या इस मुल्क के अंदर सिर्फ अदलिया ही एक मसला है? अगर इन्होंने इख्तियारात से तजावुज किया था तो आप वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए जैसे 184 का गलत इस्तेमाल अगर था कि जी ये सो मोटो गलत इस्तेमाल हो रहा है, आप उसकी पावर कर्टेल कर देते। आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट बना दी है जिसकी जजमेंट तमाम कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग हो गई अंडर आर्टिकल 189। आपने कौन सी तोप चलाई और नेकी की इस मुल्क और कौम के साथ जो आपने ये करके के अदलिया एक्सीड कर दी थी? भाई उनके अख्तियारात आप कर्टेल कर देते कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आपने एक नई अदालत बना दी। मुझे कलामी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जनाब आज़ाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन एक हम मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिए। तो जनाब इस्लामाबाद के सर्द मौसम में जो है हस्ब रिवायत इस्लामाबाद का जो है सियासी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन अगर आप हुकूमत इत्तेहाद के बाद लोगों से बात करें तो उनका आपको रवैया कुछ माज़त खाना नज़र आता है 27वीं तरमीम पे। उनका कहना है कि जनाब मजबूरी का सौदा है, लेकिन निज़ाम के अजीम तर मफाद में उन्हें इस 27वीं तरमीम को वोट देना था और उन्होंने दिया। आमिर साहब को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।